बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे उत्तराखंड के कर्मठ और क्रियाशील मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी और यहां के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद श्री महेंद्र भट्ट जी, श्री अजय टमटा जी, राज्य मंत्री भारत सरकार, श्री अजय भट्ट जी, माननीय सांसद, और श्री अजय कुमार जी, संगठन महामंत्री, श्री गणेश जी जोशी, श्रीमती रेखा आर्य, श्री मदन जी कौशिक, श्री राम सिंह कैड़ा, सभी मंत्रीगण, श्री खजानदास जी, श्री प्रदीप बत्रा जी, श्री बंशीधर जी भगत, श्रीमती सरिता आर्य, श्री मोहन सिंह जी बिष्ट, श्री गजराज जी बिष्ट, बहुत सारे नाम हैं। और इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, बच्चों शांत हो जाओ। इस सभा में मौजूद मेरे सभी सम्मानित बहनों एवं भाइयों, सबसे पहले मैं शौर्य, पराक्रम और देशभक्त की मिसाल इस उत्तराखंड की धरती को मैं शीश झुकाकर नमन करता हूं। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों का भी शीश झुकाकर नमन करता हूं। और मेरे बहनों भाइयों, उत्तराखंड की यह भूमि, यह वेदों की भूमि है। उत्तराखंड की यह भूमि देवों की भूमि है और यही वह स्थान है जिसे देवताओं का निवास स्थान माना जाता है। मैं उत्तराखंड वासियों के स्वभाव से अच्छी तरह परिचित हूं, क्योंकि लंबे समय तक उत्तराखंड में मुझे काम करने का अवसर मिला है। इस उत्तराखंड का 10-12 दिन के लिए मैं मुख्यमंत्री भी रहा हूं और मेरे मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था और उत्तराखंड जैसे एक नए राज्य का उसी समय सृजन हुआ था। बहनों भाइयों, मैं यहां के लोगों के स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित हूं। उत्तराखंड के लोग स्वभाव से बहुत ही सौम्य होते हैं, लेकिन मैंने जब देखा है, जरूरत जब भी पड़ी तो स्वभाव से सौम्य होने के बावजूद इनके स्वभाव में पर्वत की अटलता हमको देखने को मिलती है और हिंदुस्तान के किसी राज्य के लोगों में यह पर्वत की अटलता देखने को मिलती है। तो मेरे बहनों भाइयों, यह हमारे उत्तराखंड के बहनों भाइयों के स्वभाव में देखने को मिलती है। यह देवभूमि उत्तराखंड आस्था, अध्यात्म और संस्कृति की भूमि है। यहां की पवित्र धरती और यहां का कण कण में मानता हूं हमारे देश की आध्यात्मिक चेतना को एक नई ऊर्जा देने का काम करता है। और मेरे बहनों भाइयों, यह भूमि सदियों से ऋषियों की धरती रही है, मुनियों की धरती रही है और भारत के अंदर किसी को तपोस्थली के रूप में देखा जाता है तो हमारी उत्तराखंड धरती को तपोस्थली के रूप में देखा जाता है। मैं जानता हूं उत्तराखंड के बारे में, यहां ज्ञान, साधना और संस्कार की परंपरा केवल उत्तराखंड के लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे राष्ट्र को यह एक दिशा देने का काम करती है। और आज यह जो सभा आयोजित की गई है, उत्तराखंड के कर्मठ मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद यह सभा यहां पर आयोजित की गई है। जब पुष्कर सिंह जी धामी बोल रहे थे, गंभीरतापूर्वक मैं उनकी बातों को सुन रहा था, समझने की यह कोशिश कर रहा था। पुष्कर सिंह धामी यहां के मुख्यमंत्री बनने के बाद उत्तराखंड के लोगों के लिए, उत्तराखंड के विकास के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाए हैं। बहनों भाइयों, पुष्कर धामी को सुनने के बाद मैं कह सकता हूं, चुनाव के दौरान तो इन्हें मैंने कहा था कि देख लीजिएगा, कोई जीतेगा तो पुष्कर धामी के नेतृत्व में ही यह भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। और आपने देखा कि उस समय भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में स्पष्ट बहुमत हासिल करने में कामयाबी हासिल की थी। उस समय चुनाव का समय था। एक सार्वजनिक सभा में संबोधित करते हुए मैंने कह दिया था
यदि हमको पुष्कर धामी के बारे में कुछ कहना हो तो मैं कह सकता हूं, हमारा धामी यह साधारण धामी नहीं है, बल्कि हमारा धामी यह धाकड़ धामी। और बहनों भाइयों, जब यह पुष्कर जी भाषण दे रहे थे और उन्होंने अपने 4 वर्षों के कार्यकाल में क्या किया है, इसको मैं सुन रहा था तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि अब यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को केवल धाकड़ धामी नहीं कहा जाना चाहिए, बल्कि यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अब धुरंधर धामी कहा जाना चाहिए। धुआंधार इन्होंने काम किया है। मैं सचमुच यह कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था कि उत्तराखंड की कोई सरकार इतनी तेजी के साथ छोटे से राज्य उत्तराखंड में काम कर पाएगी। लेकिन मैंने देखा कि कई मामलों में उत्तराखंड ने पूरे भारत में अव्वल स्थान प्राप्त किया है, नंबर 1 का स्थान प्राप्त किया है। मेरे भाइयों, मैं तो कहना चाहूंगा, पुष्कर धामी के नेतृत्व की सरकार जो 4 वर्ष जिसने पूरा किया है, एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाकर उसका अभिनंदन किया जाना चाहिए इस सरकार का। मेरे बहनों भाई, आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आज पूरी दुनिया एक संकट के दौर से गुजर रही है। आप जानते हैं, दुनिया में इस समय युद्ध चल रहा है। जिस तरह से पश्चिम एशिया में लगातार हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं केवल भारत के ही लेने नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। लेकिन भारत ने साफ तौर पर अपने पक्ष को रखते हुए कहा था, और आज भी कहा है हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, विश्व की इस समय की जो सबसे गंभीर समस्या है, जिस तरह से विश्व में युद्ध चल रहा है, उसका समाधान निकालना है तो वह युद्ध के माध्यम से उसका समाधान नहीं निकलेगा। उसका समाधान निकलेगा तो डायलॉग और डिप्लोमेसी से ही निकलेगा, बातचीत और कूटनीति के जरिए ही निकलेगा। और बातचीत और कूटनीति के जरिए ही विश्व की समस्या का समाधान निकाला जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, और मैं आप सबसे भी चाहूंगा, आप हमारी बात से सहमत हों कि विश्व में जो इस समय युद्ध चल रहे हैं, जो पश्चिम एशिया में लगातार आक्रमण हो रहे हैं, इनका समाधान यदि बातचीत और कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और डायलॉग के द्वारा निकाला जाना चाहिए। इससे आप सहमत हैं तो मैं चाहूंगा एक बार हाथ उठाकर तालियां बजाइए, तो मैं मान लूं कि उत्तराखंड की जनता भी इस बात से पूरी तरह सहमत है। भारत का जहां तक प्रश्न है बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिस करिश्माई तरीके से भारत का मस्तक दुनिया में ऊंचा किया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। पहले अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत कुछ बोलता था तो भारत की बातों को जिस गंभीरतापूर्वक लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता था। लेकिन आज हमारा और आपका भारत यदि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कुछ बोलता है, सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है कि भारत बोल क्या रहा है। मेरे बहनों भाइयों, आज यह भारत की हैसियत सारी दुनिया में बनी है। यह हम सबके लिए एक गौरव का विषय है। और मैं चाहता हूं कि एक बार आप सभी लोग हाथ उठाकर प्रधानमंत्री मोदी जी को यह कहें, इस संकट की घड़ी में, और मैं संकट की घड़ी क्यों कह रहा हूं, जब दुनिया में युद्ध चल रहा है तो हो सकता है यहां ऊर्जा का संकट पैदा हो, यहां खाद का संकट पैदा हो जाए। दुनिया का कोई देश बिना प्रभावित हुए नहीं रह सकता बहनों भाइयों इस संकट की घड़ी में। हो सकता है उस संकट से भारत भी प्रभावित हो, लेकिन आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी ने अपनी योग्यता, अपनी क्षमता, अपनी सूझबूझ के आधार पर भारत को उस संकट में अभी तक नहीं फंसने दिया है। लेकिन भविष्य में क्या होगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए आज उत्तराखंड की धरती से मैं या आप सबसे अपील करना चाहता हूं, मोदी जी के द्वारा वैश्विक स्तर पर पैदा हुए संकट को दूर करने के लिए जो भी उनके द्वारा कोशिश की जा रही है,
मैं समझता हूं कि उत्तराखंड वासियों के द्वारा भी उसका समर्थन किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, यदि आप सहमत हैं तो दोनों हाथ उठाकर एक बार अपना समर्थन दीजिए। यह मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं। मेरे बहनों भाइयों, हमारे उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह जी धामी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 4 वर्ष पूरे होने के बाद इतनी बड़ी सार्वजनिक सभा आयोजित हुई है। और मैं कहना चाहता हूं कि मेरे बहनों भाइयों, यह 4 वर्षों का कार्यकाल यह कोई साधारण कार्यकाल नहीं रहा है। वैसे सच्चाई तो यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार 5 वर्षों से इस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और पिछले 9 वर्षों से यहां पर भाजपा की सरकार रही है। और उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का इसे मैं एक साधारण अध्याय नहीं मानता हूं, बल्कि उत्तराखंड के राजनीतिक इतिहास का एक इसे मैं महत्वपूर्ण अध्याय मानता हूं। जब मैं यहां का मुख्यमंत्री था, उत्तर प्रदेश का विभाजन हुआ था, उत्तराखंड राज्य बना था, तो उस समय पहले मुख्यमंत्री स्वर्गीय नित्यानंद जी स्वामी बने थे। उसके बाद हमारे खंडूरी जी मुख्यमंत्री बने, श्रीमान भगत सिंह जी कोश्यारी बने, त्रिवेंद्र सिंह जी रावत बने, रमेश पोखरियाल निशंक जी बने, तीरथ सिंह जी रावत भी थोड़े समय के लिए मुख्यमंत्री बने। और मैं देखता हूं कि उत्तराखंड में यह हमारे संभवतः पुष्कर सिंह धामी 6ठे मुख्यमंत्री हैं। अब जब पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के 6ठे मुख्यमंत्री बने हैं, तो मैं कह सकता हूं कि 4 वर्ष में इन्होंने चौका मारा है, लेकिन 6 वर्ष पूरे होने के बाद उत्तराखंड की राजनीति में छक्का मारने में भी हमारे पुष्कर धामी कामयाब होंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। मेरे बहनों भाइयों, आज का यह कार्यक्रम कई मामलों में बहुत ही ऐतिहासिक है। बहनों भाइयों, जब आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो वर्ष 2020 में इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था और उस समय उनकी मंत्रिमंडल में सरफेस ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के रूप में मुझे भी काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। और पिछले वर्ष ही उत्तराखंड राज्य ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं और वो 26 वर्ष पूरे हो रहे हैं। और एक बार जिन विभूतियों ने, जिन महानुभावों ने उत्तराखंड को राज्य बनाने के लिए सतत संघर्ष किया है, आंदोलन किया है, अपना बलिदान दिया है, उनकी स्मृति को मैं शीश झुकाकर मैं नमन करता हूं। मेरे बहनों भाइयों, इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 4 वर्ष पूरे किए हैं और 4 वर्ष बहुत ही सफलतापूर्वक पूरे किए हैं। और वह दूसरा कार्यकाल है। साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के 9 वर्ष पूरे हुए हैं और इन 9 वर्षों में उत्तराखंड राज्य ने जितनी तेजी के साथ विकास किया है, मैं कह सकता हूं, मैं भी एक राज्य का उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हूं। बहनों भाइयों, यह किसी को कल्पना नहीं थी कि उत्तराखंड एक छोटा सा राज्य अलग बन जाने के बाद स्वाभाविक है संसाधनों का अभाव होगा, धन का अभाव होगा और वह उत्तराखंड राज्य इतनी तेजी के साथ प्रगति कर पाएगा, इसकी कल्पना भी नहीं थी। लेकिन जब मैं यहां देखता हूं, चाहे वह बुनियादी ढांचों का विकास हो, चाहे वह पर्यटन को नई दिशा और नई गति देने का मामला हो, चाहे यहां के नौजवानों को रोजगार का अवसर मुहैया कराने का मामला हो, या यहां पर महिलाओं के सशक्तिकरण का मामला हो, पुष्कर सिंह धामी ने करिश्माई काम यहां पर किया है। मेरे बहनों भाइयों, और मैं कह सकता हूं, हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार के समर्पित प्रयासों से उत्तराखंड आज अध्यात्म और आधुनिकता के सुंदर संगम के साथ देश के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर रहा है। बहनों भाइयों, आप जानते हैं, आप ही नहीं जानते, पूरा भारत जानता है, उत्तराखंड है देवभूमि, उत्तराखंड यह तपोभूमि है और देवभूमि और तपोभूमि होने के साथ साथ
इस हिंदुस्तान में कोई भूमि वीर भूमि के रूप में जानी जाती है तो उत्तराखंड की भूमि ही वीर भूमि के रूप में जानी जाती है। यह जब भी देश की सीमाओं की सुरक्षा की बात आती है तो हमारे उत्तराखंड के भाई बहन देश की सीमाओं की सुरक्षा करने में जहां बलिदान भी देने की आवश्यकता होती है उसमें वो पीछे नहीं रहते। हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने पूर्व सैनिकों के लिए जो बहुत पुरानी मांग थी 1 रैंक 1 पेंशन, प्रधानमंत्री बनते ही चुटकी बजाकर उसे बहनों भाइयों पूरा किया है। लेकिन मैं यहां की सरकार पुष्कर सिंह धामी की सरकार को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने हमारे पूर्व सैनिकों की, हमारे शहीदों के परिजनों की जो चिंता की है उसके लिए मैं उत्तराखंड सरकार के प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं। चाहे उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने का मामला हो, चाहे वह शिक्षा में आरक्षण देने का मामला हो, चाहे रोजगार के अवसर मुहैया कराने का मामला हो, चाहे जो भी उनके संबंध में विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाने का प्रश्न हो, हर तरफ पुष्कर सिंह धामी ने बधाई दिया है, प्रयास किया है। इसके लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। यह कोई छोटी बात नहीं है। उत्तराखंड सरकार ने परमवीर चक्र से सम्मानित जवानों की अनुग्रह राशि जो केवल 50 लाख रुपए हुआ करती थी उसको बढ़ाकर 3 गुना 1.5 करोड़ करने का काम किया है कि हिंदुस्तान में केवल उत्तराखंड की सरकार ने किया है। मेरे बहनों भाई, देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले सैनिकों के सम्मान में सैन्य धाम का निर्माण यदि कहीं पर हुआ है तो पुष्कर सिंह धामी के आने के बाद इस उत्तराखंड की धरती पर हुआ है। मेरे बहनों भाई, हमारी सरकार का जहां तक प्रश्न है, हमारी सरकार तीर्थ यात्रियों के धाम के लिए यहां पर 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट बनवाई है, उस पर काम चल रहा है। और यह पुष्कर धामी के आग्रह पर हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह पहल की। उत्तराखंड के विकास और श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मैं मानता हूं 4 धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट एक ऐतिहासिक कदम है। इसके अंतर्गत बहुत सारा काम हो चुका है, बहुत कुछ किया जा रहा है। पहले यात्रियों को जोखिम भरी पतली पतली सड़कों से यात्रा करनी पड़ती थी और जाकर इन धामों पर अपने आराध्य का दर्शन करने का यह अवसर प्राप्त होगा। बहनों भाइयों, अब इस परियोजना के माध्यम से सुरक्षित और हर मौसम में चलने योग्य सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। इससे स्वाभाविक है कि श्रद्धालुओं की यात्रा बहुत ही सुगम होगी और केवल सुगम ही नहीं होगी बल्कि सुरक्षित भी होगी। इतना ही नहीं होगा, अब स्थानीय व्यापार भी बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे और उत्तराखंड की इकॉनमी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को भी एक नई गति मिलेगी, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के मेहनत और समर्पण के कारण बहनों भाइयों आज मैं कह सकता हूं, सारे देश में घूमता हूं, दुनिया में भी जाता हूं, मैं कह सकता हूं उत्तराखंड आज विकास के रास्ते पर उत्तराखंड तेजी से अपने कदम बढ़ा चुका है और उत्तराखंड को एक विकसित राज्य बनने से अब कोई रोक नहीं सकता है। आज उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में जो बदलाव दिख रहा है वह अभूतपूर्व है। बहनों भाई, आज उत्तराखंड की कनेक्टिविटी बढ़ रही है। राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर काम चल रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ, उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में 2 लाख करोड़, 150 करोड़ नहीं, 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं पर इस समय काम चल रहा है। अब मैं एक आंकड़ा आपके सामने रखना चाहता हूं। 2009 से 2014 के दौरान यहां पर जो रेलवे की परियोजनाएं थी उन पर औसतन केवल 187 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष खर्च होता था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं
पहले 187 करोड़ इन रेल परियोजनाओं पर खर्च होता था और आज यह बढ़कर 4,500 करोड़ तक पहुंच गया है मेरे बहनों भाइयों। यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। आप जानते हैं ऋषि प्रयाग कर्णप्रयाग रेल परियोजना की क्या प्रगति है। दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे बनकर लगभग तैयार हो गया है। गौरी कुंड, केदारनाथ और गोविंद घाट हेमकुंड साहिब रोपवे का शिलान्यास भी हो चुका है। बहनों भाइयों, सचमुच इस डबल इंजन की सरकार ने जिस तरीके से उत्तराखंड को विकास के रास्ते पर आगे बढ़ाया है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। मैं मानता हूं कि यह उत्तराखंड की धरती मेरे बहनों भाइयों केवल देवभूमि ही नहीं है, बल्कि नारी शक्ति की यह पावन भूमि भी है। उत्तराखंड की धरती, यहां रानी कर्णावती जैसी वीरांगनाएं पैदा हुई हैं, उनकी गाथाएं भी लोग जगह जगह सुनाते हैं। गौरा देवी जैसी प्रकृति की रक्षा करने वाली महिलाओं का साहस यहां पर है। यह बछेंद्री पाल जैसी बेटियों की धरती है, जिन्होंने सभी को नई ऊंचाइयों को छूने की एक प्रेरणा दी है। ऐसी है पवित्र भूमि उत्तराखंड की धरती है। पद्मश्री से सम्मानित बसंती बिष्ट, बसंती देवी जी और बंदन कटारिया जी जैसी उत्तराखंड की बेटियों ने अपने कार्यों से इस उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में रोशन किया है। स्वाभाविक रूप से इससे महिला सशक्तिकरण का संदेश सारे भारत को जाता है। मेरे बहनों भाइयों, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर धामी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से तेजी से आगे बढ़ रहा है। मुझे यह जानकर बेहद प्रसन्नता हुई कि सरकारी कामकाज में भी, सरकारी सेवाओं में भी लगातार यहां पर निरंतर महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है और यहां पर महिलाओं को 33% आरक्षण देने का काम भी यहां की सरकार ने किया है। मैं समझता हूं यह कोई सामान्य बात नहीं है। इसके लिए भी मुख्यमंत्री धामी जी बधाई के पात्र हैं। बहनों भाइयों, इस उत्तराखंड सरकार ने 19,500 करोड़ से अधिक का जेंडर बजट प्रस्तुत किया है महिलाओं के लिए, जो पिछले साल से लगभग 2,700 करोड़ रुपया अधिक है। कई ऐसी योजनाएं उन्होंने प्रारंभ की है। मैं सारी योजनाओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता। एक सबसे बड़ा काम, जिस समय इस आजाद भारत में भारतीय जनसंघ के रूप में हम लोगों ने अपनी राजनीतिक यात्रा प्रारंभ की, हमारे नेता उस समय के पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी कहा करते थे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भी कहा करते थे, जिस दिन हमको भारत की संसद में स्पष्ट बहुमत मिलेगा, बहनों, जिस दिन हमको सरकार हमारी बन जाएगी, हम यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता लागू करेंगे। लेकिन आप सब सौभाग्यशाली है बहनों भाइयों, यहां पुष्कर धामी के नेतृत्व की राज्य सरकार ने ऐसा करिश्मा किया कि समान नागरिक संहिता लागू करने के मामले में उत्तराखंड हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बन गया है। मेरे बहनों, मैं मानता हूं यह साहसिक कदम भी है और साथ ही सूझबूझ का भी कदम है। और मैं कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रश्न है, बहनों भाइयों, राजनीति तो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन हम राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं करते हैं। हम राजनीति करते हैं तो देश बनाने के लिए राजनीति करते हैं, समाज बनाने के लिए राजनीति करते हैं। दूसरे राजनीतिक पार्टियों में और हमारी राजनीतिक पार्टी में सबसे बड़ा अंतर यही है। और बहनों भाइयों, चूंकि हमारी उत्तराखंड देवभूमि है, हमारी आस्था और संस्कृति का भी यह केंद्र है, इसे सुरक्षित रखना, इसकी पवित्रता को बनाए रखना, यह बहुत आवश्यक है। और मैं सभी उत्तराखंड वासियों की अपील करना चाहता हूं, उत्तराखंड को हमें सुरक्षित भी रखना है और इसकी पवित्रता को भी हमको बनाए रखना है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री धामी जी को बधाई देना चाहता हूं। उनके नेतृत्व ने, हमारी सरकार ने स्पष्ट संदेश दे दिया, अवैध घुसपैठ करने वालों के लिए उत्तराखंड में अब कोई जगह नहीं है। मेरे बहनों,
बहनों भाइयों, कोई बाहर से आकर जी बसना चाहता है, उसमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन गैर कानूनी तरीके से आकर कोई जहां चाहे वहां बस जाए, इसको देखते हुए इन्होंने उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। इसके लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूं। और उनके नेतृत्व में 10,000 से अधिक अतिक्रमण हटाए गए हैं। शायद कोई दूसरा राज्य होता इसकी तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। 10,000 लोगों ने यहां पर अनधिकृत रूप से कब्जा कर लिया था, उस कब्जे को हटाने में भी कामयाबी हासिल की है उन्होंने। शिक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाए। सबको समान शिक्षा, आधुनिक शिक्षा मिलनी चाहिए, नकल पर पाबंदी लगाई है। उत्तर प्रदेश का शिक्षा मंत्री रहते हुए बहनों भाइयों, नकल पर पहली बार पाबंदी हमने लगाई थी। हाहाकार मचा था सारे देश भर में, लेकिन उसके बाद यह करिश्माई काम किसी ने किया है तो आपके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया है। बहनों भाइयों, उनकी सरकार ने किया। आज मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि मुझे हल्द्वानी में आप सभी के बीच आने का मेरे बहनों भाइयों अवसर मिला है। हल्द्वानी पूरे कुमायूं क्षेत्र का मैं समझता हूं यह प्रवेश द्वार है। पूरे कुमायूं क्षेत्र का यह प्रवेश द्वार है। जब इस क्षेत्र का विकास होगा तो इसका सीधा प्रभाव पूरे उत्तराखंड पर पड़ेगा, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, पर्यटन पर पड़ेगा, जनजीवन पर पड़ेगा। जब विकास होता है, यहां का विकास होगा तो उत्तराखंड के विकास की गति भी काफी तेज होगी। हर एक दृष्टि से मिशन मोड में यहां पर काम हो रहा है, धुआंधार काम हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा, धामी जी को पहले हमने धाकड़ धामी कहा था, इसीलिए धुआंधार काम कर रहे हैं, इसीलिए उन्हें हम धुरंधर धामी कह रहे हैं। मानसखंड कॉरिडोर योजना की शुरुआत की है। और इस योजना में क्या क्या है मैं बहुत विस्तार में जाकर बताने की जरूरत नहीं समझता हूं। कई ऐसी योजनाएं, एक लंबी फहरिस्त हमारे पास है। यह जमरानी बांध योजना लगभग 50 वर्षों से लंबित थी। वह भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह जी धामी के नेतृत्व में इसे नई गति मिली है। और लगभग 3,700 करोड़ रुपए की यह परियोजना हल्द्वानी और तराई क्षेत्र के कई जिलों के लिए बेहद जरूरी थी और वह काम हो रहा है। कई ऐसी प्रमुख योजनाएं बनी। अभूतपूर्व प्रगति उत्तराखंड के विकास में पुष्कर सिंह जी धामी के रहते हुए हुई है। बहनों भाइयों, आज अब आपको आश्चर्य होगा, 2011-12 में राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़ थी। 2021-22 में इस राज्य की जीडीपी 2,54,000 करोड़ थी। आज आपको जानकर खुशी होगी कि वह बढ़कर 3,82,000 करोड़ हो गई है। मेरे बहनों भाइयों, यह कोई साधारण उपलब्धि नहीं, ये साधारण उपलब्धि नहीं है। कई काम, कितने कामों की मैं चर्चा करूं। छोटे उद्योगों का जाल बिछाने का जहां तक प्रश्न है, 2021-22 में जहां पर मिनिमम, स्मॉल, मीडियम उद्योगों का सवाल था, छोटे लघु मध्यम उद्योगों का सवाल था, पहले 2021-22 में इनकी संख्या केवल 60,000 थी। अब देखिए, उद्योग भी कितने जल्दी बढ़ते हैं यदि सरकार काम करने वाली हो तो। जो 60,000 संख्या थी छोटे उद्योगों की, आज वह बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ तक पहुंच गई है। पहले 160 बड़े उद्योग थे, 4 वर्षों के अंदर ही वह संख्या बढ़कर रहने भाइयों 128 तक हो गई है। कई ऐसे महत्वपूर्ण कदम इस सरकार ने उठाए हैं, उनकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। बुनियादी ढांचों के विकास की बात करें तो सड़कों की लंबाई पहले 1,000 किलोमीटर से अधिक बढ़ी है। 1,000 किलोमीटर से अधिक हमारी भाजपा की सरकार ने उत्तराखंड में बढ़ाया है। और हेलीपैड, हेलीपोर्ट, ये तो बहुत सारी योजनाएं इन्होंने प्रारंभ की है। बहुत विस्तार में जाकर इसकी चर्चा करने का
कोई मैं समझता हूं आवश्यकता नहीं है। 2002 से 2007 के बीच 50 से अधिक स्कैम्स के मामले सामने आए, लेकिन बहनों भाइयों, तब उस समय कांग्रेस की सरकार थी, घोटाले होते थे, घोटालों पर पर्दे डाल दिए जाते थे। लेकिन आज मैं कह सकता हूं बहनों भाइयों, यदि कोई मां का लाल यदि घोटाला करने की जरूरत करेगा तो उसका घर बाहर नहीं होगा, बल्कि उसका स्थान उत्तराखंड की जेल में होगा। मेरे बहनों भाइयों, यह भी उत्तराखंड की सरकार इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। 200 से अधिक भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उत्तराखंड की सरकार ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है, कानून से ऊपर कोई नहीं है, चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो। मैं उत्तराखंड सरकार के इस निर्णय की भूरि प्रशंसा करता हूं, और इस कानून के लागू होने के बाद पारदर्शिता आई है। और आपने देखा होगा परीक्षा में पारदर्शिता के कारण अब परीक्षाएं ठीक तरीके से संपन्न हो रही हैं। यह भी बहुत बड़ा काम किया है। ऐसे देखा जाए बहुत सारे काम हमारी सरकार ने किया। योग ध्यान की दृष्टि से भी उत्तराखंड की सरकार ने काम किया है। वेलनेस टूरिज्म, लोगों का स्वास्थ्य ठीक रहे, लोग चंगे रहें, स्वस्थ रहें, इस दृष्टि से भी सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनते ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक सम्मेलन हुआ था उसमें यूएन में जाकर बहनों भाइयों बोलकर योग जो भारत की देन है, भारत के ऋषियों और मनीषियों की देन है, उसे सारे विश्व में मान्यता दिलाने का काम किया। यह भी हम सब भारतवासियों के लिए गौरव का विषय है। इतना ही नहीं, पहले जो हमारे सीमावर्ती गांव होते थे उनको कहा जाता था ये अंतिम गांव है, लास्ट विलेज है। लेकिन मोदी जी की सरकार बनने के बाद हम लोगों ने कहा सीमा के जो सबसे पास का गांव है वह लास्ट विलेज नहीं है, बल्कि हमारे लिए वह फर्स्ट विलेज है। और आज आपने देखा होगा सीमावर्ती गांवों का भी वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंतर्गत कितनी तेजी के साथ विकास हो रहा है। बहनों भाइयों, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी यदि काम आना चाहिए तो पहाड़ के काम आना चाहिए और देश के लिए काम आना चाहिए। 2022 के हुए विधानसभा चुनाव में यहां की जनता ने बहनों भाइयों इतिहास रच दिया है। उत्तराखंड में पहली बार किसी पार्टी को जनता ने लगातार दूसरी बार चुना है। मैं आश्वस्त हूं आगे भी यदि चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी को पहले से अधिक सीटों पर इस उत्तराखंड में विजय प्राप्त होगी। और अधिक क्या, मुझे तो लगता है आप लोगों का समर्थन देखते हुए कि उत्तराखंड में अगली बार 2/3 बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनकर रहेगी। दुनिया की कोई ताकत से रोक नहीं पाएगी। अब हालत देखिए, यह कांग्रेस के लोग जब हारते हैं, कांग्रेस के लोग हारते हैं तो कहते क्या हैं, या उनको दिखाई देता है कि अगले चुनाव में हार जाएंगे। क्या कहते हैं? कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ी की गई, ईवीएम में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में गड़बड़ किया गया। यह कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने कई गड़बड़ियां की हैं। इलेक्शन कमीशन को ही दोष देने लगते हैं। अभी समय एफआईआर चल रही है, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। अब कहा जा रहा है वोट काटे जा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते जो अवैध मतदाता हैं, जो अवैध घुसपैठी हैं, उनको वोट देने का अधिकार नहीं होना चाहिए? जिन्होंने गलत तरीके से अपना नाम डाल रखा है, दूसरे देश के रहने वाले लोग हैं, भारत में घुसपैठिए के रूप में आए हैं, उनका नाम मतदाता सूची में क्यों रहना चाहिए? इस सवाल का भी उनके पास कोई जवाब नहीं है मेरे बहनों भाई। लेकिन जब होता है तब सरकार के ऊपर उंगली उठाते रहते हैं और हमारी संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी बराबर ये सवालिया निशान लगाने की कोशिश करते हैं। कभी सीएजी के ऊपर लगाते हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाते हैं, कभी ईडी पर लगाते हैं। माने अपने को ठीक करो, आप प्रयत्न करो, आप ईमानदार बनने की कोशिश करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको छू सके। अनावश्यक दूसरों के ऊपर आरोप लगाकर
अपने आरोपों से लोगों का ध्यान भटकाना आप चाहते हो? बहनों भाइयों, यह नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, अब आज यह आप लोगों की भीड़ देखने के बाद मेरे बहनों भाइयों, हल्द्वानी में मैं पहले भी आया हूं, लेकिन आज जैसी भीड़ मैंने हल्द्वानी में देखी है, इसके पहले मैंने कभी नहीं देखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी जो चुनाव होगा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां पर 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी और देश के सामने एक आदर्श राज्य के रूप में उत्तराखंड राज्य ने अपने को प्रस्तुत किया है। इससे भी बेहतर राज्य यदि आप उत्तराखंड को बनाना चाहते हैं, आपका भरपूर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आपको भी, समस्त उत्तराखंडवासी बहनों एवं भाइयों को भी, और यहां के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। और पीछे के लोग भी हाथ उठाकर भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंचासीन सभी व्यक्तित्वों और जनता जनार्दन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए